अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब किस डील के तहत, किस बैरूनी मुदाखलत के तहत डीलें हासिल करते रहे, इक़्तिदार हासिल करते रहे। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है, अमरीकी ओहदेदार पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर बयानात दे रहे हैं जो उनको बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो ज़रा बात करेंगे जैक स्ट्रॉ की भी बात करेंगे, बेनज़ीर साहिबा की डीलों की बात करेंगे। साथ ही साथ आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया, अवाम को हौसला दिया, जिसके बाद अवाम सख्त परेशान है। जरदारी साहब का कहना था कि अवाम परेशान न करें, मैं सब संभाल लूंगा, और अवाम को समझ नहीं आ रही अब कि क्या करें हम। साथ साथ बात करेंगे मरीम नवाज शरीफ के 45 लाख के जोड़े पे सादा कपड़े, 400-500 का सूट पहनने वाली मरीम नवाज अज़मा बखारी के बकौल 45-45 लाख के जोड़े पहनना शुरू हो गई। और साथ ही साथ रिचर्ड ग्रेनेल नाजरीन वो फड़का रहे हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों को। आप आउट सहाफ़ी उनके निशाने पर आ चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाजरीन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। मुशर्रफ के साथ इन्होंने डील की थी, बेनज़ीर की तरफ से चंद लोग और मुशर्रफ की तरफ से जनरल कियानी साहब। डील मुलाकातें दुबई में होती रही थी, लेकिन इससे बैक कहानी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वॉज इन यूके, बरतानिया में वो थी, जब उस वक्त के बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जैक स्ट्रॉ ने उनसे रब्ता किया, उनको अपने दफ्तर मुलाकात के लिए बुलाया और बताया कि वो इंटरेस्टेड हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को इंस्टॉल किया जाए वापस पाकिस्तान में। बेनज़ीर भुट्टो ने ना सिर्फ बरतानवी हुकाम के साथ डील बनाई, बल्कि इस डील के नतीजे में फिर बरतानिया और अमेरिका ने प्रेशर बनाया मुशर्रफ पर, जनरल मुशर्रफ के ऊपर, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी मुमकिन हुई। उस डील के तहत हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दी जानी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुशर्रफ की 2 टर्म्स प्रेसिडेंसी के लिए भी राज़ी हो गई थी। उस वक्त मुशर्रफ साहब वर्दी में थे, तो उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी उनको वोट नहीं दे सकेगी, और वर्दी के बाद वो ज़रूर उनको वोट देकर दोबारा सदर मुंतखब करेगी। ये डील का हिस्सा था। और उस वक्त बहाना ये लगाया था वॉर ऑन टेरर के लिए मुशर्रफ की बड़ी मौजूद होना एज अ प्रेसिडेंट ज़रूरी है, मुशर्रफ को होना चाहिए ताकि वो वॉर ऑन टेरर को टैकल कर सके। तो बिलावल भुट्टो साहब कल जब फरमा रहे थे तो मुझे समझ नहीं है कि इस पे हंसना है कि रोना है कि वो अमरीकी इक़्तिदारों की कबूल नहीं करेंगे। जो इलेक्शन से पहले उन्होंने लॉबी की अमेरिका में अपने लिए, जो वो टेक्सास में जाके गायब हो गए एक फार्म हाउस पे, काफ़ी अरसे तक उनका पता ही नहीं कुछ चला क्या करवा रहे थे। आज तक तो वो तफसीलात सामने नहीं आ सकी। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब नाजरीन, सबको पता है प्रिंस साद हरीरी और उसके बाद प्रिंस मकरन आए थे सऊदी अरेबिया से। इन्होंने तो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड डील प्रोड्यूस की थी, डॉक्यूमेंटेड। बेनज़ीर की बारी एनआरओ डॉक्यूमेंटेड था, इनकी बारी ये डील एक डॉक्यूमेंटेड, जिसका वो 10 साल सियासत को टाटा बाय बाय गुड नाइट स्लीप टाइट करके मुल्क छोड़कर चले गए थे, और बाद में इनकारी हो गए थे कि हमने तो कोई डील नहीं की, हम तो बड़े जमहूरी लीडरान हैं। वो अनीक नाजी साहब भी आजकल बड़ी जमहूरियत के गुण गा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, वो भी सुन लीजिएगा। उनको भी नवाज शरीफ साहब ने बड़े झूठे सच्चे सपने दिखाए थे जब वो बरतानिया में एग्जाइल में थे, और पिछले दिनों में जब वो प्लेटलेट्स कम करके बाहर गए थे। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ियों को नवाज शरीफ ने रज के बेवकूफ़ बनाया, इनकलाबी बयानिया अपना बेच कर, जब ख़ास तौर पर वो मुल्क से बाहर होते हैं उस वक्त। दूसरी जानिब नाजरीन, रिचर्ड ग्रेनेल जो हैं, अब वो वसीम बादामी एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी तो उनको नहीं कहना चाहिए, एक एंटरटेनर हैं, साथ नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। अब वो उनको बेइज्जत फरमा रहे हैं कि आप लाइज पेडल कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ था नाजरीन के रिचर्ड ग्रेनेल की जब बात चली तो अचानक ही बादामी साहब के प्रोग्राम में साजिद तारड़ साहब तशरीफ़ ले आए। उससे अगले दिन लेके आए हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ़ लेके। साजिद तारड़ के ऊपर तो शहबाज गिल साहब ने वीलॉग भी और कहना था कि ये फरमाइशी तौर पर इनको बैठाया गया है, जबकि हनीफ अब्बासी साहब आके वही बेकार किस्म का अपना कैलिफोर्निया प्लान और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ बेच रहे थे। तो रिचर्ड ग्रेनेल ने काफ़ी बेइज्जत किया है वसीम बादामी को ट्विटर पे। काफ़ी एम्बैरसिंग सी सिचुएशन वो नज़र आती है बादामी साहब के लिए भी। खैर नहीं होगी इतनी एम्बैरसिंग उनके लिए, लेकिन जो बातें की उन्होंने बड़ी सख्त है। उन्होंने कहा है जी मैं आपको जानता नहीं हूँ वसीम, लेकिन तुम अपने आप को एक जर्नलिस्ट सहाफ़ी कहते हो। जर्नलिस्ट हु आर इन द पॉकेट ऑफ अ गवर्नमेंट रजीम वुड आस्क क्वेश्चंस। जो सहाफ़ी किसी हुकूमत की जेब में नहीं होते, वह सवाल करते हैं। मुझे तो एनीवन नेम्ड विद द गोल्डस्मिथ नेम, मुझे तो किसी गोल्डस्मिथ का नाम भी नहीं पता, और मैं किसी के, आई होप द पीपल ऑफ पाकिस्तान सी दैट यू पुश लाइज फॉर अ लिविंग एंड यू आर नॉट अ रियल जर्नलिस्ट। आई एग्री विद दिस। मेरा ख्याल है ये जो लाइन उन्होंने बोली है कि पाकिस्तान के लोगों को ये नज़र आ जाना चाहिए कि आप झूठ बोलते हैं और आप कोई असली सहाफ़ी नहीं है। ठीक है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि मैं ये यकीन करता हूँ कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए क्योंकि उसकी वो एक सियासी कैदी है। Your allegations and lies about me prove that you don't cover the Imran Khan arrest and prosecution fairly. You lost your credibility. जी बिल्कुल, ये बदामी के बारे में उन्होंने बोला, और आई एग्री विद दिस। क्रेडिबिलिटी मैं इनकी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बाकी सारे लोग भी जानते हैं।
साथ साथ नुसरत जावेद साहब ने भी बताया कि जी मैं आई स्टिल स्टैंड बाय माय सस्पेंशंस, क्योंकि उन्होंने एआई से रिसर्च की तो रिचर्ड ग्रैनल बड़ा करप्ट लगा है। ठीक है, उन्होंने नुसरत जावेद को फ्रॉड बोला है। यू जॉइन द अदर क्रैकपॉट सेइंग आई एम पेड फॉर व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द डिफरेंस इज यू आर कंफर्टिंग बाय जॉइनिंग द फेक न्यूज़ क्राउड। उन्होंने नुसरत जावेद को एक फेक न्यूज़ पेडलर बोला है, काफ़ी बेइज्जत किया है। नुसरत जावेद साहब को भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, अच्छा नहीं लग रहा नाजरीन, एक अमरीकी ओहदेदार इस तरह आकर ट्विटर पर पब्लिकली इनको ह्यूमिलिएट कर रहा है इनके झूठों की वजह से। जो कैंपेन ये चला रहे हैं उसकी वजह से समझ भी आती है कैंपेन क्यों चला रहे हैं, बैकग्राउंड भी पता है सबका। तो ऐसी सूरत हाल में ये जलील होना इन जर्नलिस्टों का बनता तो था ही, लेकिन फिर भी दुख होता है कि हमारे मुल्क के नाम नहाद सही सहाफ़ी तो बने हुए थे। दूसरी जानिब नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल बेनज़ीर की बरसी पर कहा है कि अवाम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है, ये बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अगर जरदारी साहब सब कुछ संभालने पे आ गए तो क्या क्या वो संभाल लेंगे। पहले ही कौम में हुसैन हक्कानी साहब की मेहरबानी है, उनका नाम मिस्टर 10% कहा जाता है, अब तो वो मिस्टर 100% बनना चाहते हैं। क्या आवाम को इन पे कोई रत्ती बराबर भी यकीन भी है? वो ऐसे पोज करते हैं जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, सबसे बड़े वो कोई ताकतवर किस्म के फनियर नाग हैं जो सब संभाल लेंगे। हालत उनकी ये है कि खुद चल नहीं सकते, वो ताकत से चिमड़े रहने का जो नशा है वो जाता नहीं है। मौलाना साहब के जो कुछ लोग हैं करीबी, वो जो वाक़या सुनाते हैं काफ़ी एम्बैरेसिंग है। जब जरदारी साहब मौलाना से मिलने आए थे और फिर अचानक ही उनको वापस जाना पड़ गया, क्या हुआ वहाँ पर, उनकी कैसे तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, खांसी करते करते क्या कर बैठे वो। तो ऐसी बातें सुनकर जो हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं आवाम के, शर्मिंदगी सी ही होती है। और क्या होना है नाज़रीन, सियासत बड़ी जहरीली जालिम सी चीज़ है ये, जो चस्का पड़ जाए इसका जान नहीं छूटती। DGI-SPR साहब को भी लीजिए, कल पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे, सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने फीती फीती तार तार किया है, शर्मिंदगी का बायस है। हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, वो पेड फॉर बाय द पीपल हैं, उनको बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, कम से कम पता होना चाहिए था क्या बोलना है मैंने, ताकि इदारे को इतनी सुबकी ना उठानी पड़ती जिस तरह लोगों ने रिजेक्ट किया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आप SPR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो बादशाह एक मोनेटाइज्ड यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर देखिए जो कमेंट्स नीचे आ रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे, बहुत ही एम्बैरेसिंग है। इसीलिए कहते हैं कि ये इनको सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासतदानों का काम है, उन पर छोड़ दीजिए, वो अपने लिए खुद ही रास्ता बना लेंगे। आप अपना जो काम है वो कीजिए, वो आप बेहतर कर सकते हैं, आवाम अप्रिशिएट भी करेगी। ये बयानिए शियानिए बनाने और ये दूसरों को नीचा दिखाना ये आपका काम नहीं है। DG साहब आपको छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ नाजरीन, मरीम नवाज़ के भाई के पुत्र की शादी है, जैद साहब की शादी है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग सा स्निपेट है छोटा सा। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उसमें 45 लाख का उन्होंने लहंगा या जोड़ा ज़ेब तन किया, 45 लाख का। मैं जिन लोगों को जानता हूँ नाजरीन अपनी ज़िंदगी में, ज़्यादातर जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, उनमें से बड़े कम ऐसे होंगे जो साल में 45 लाख से ज़्यादा कमाते होंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि मैं जिन लोगों को जानता हूँ, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ, साल में वो 45 लाख रुपया नहीं कमाते। मेरे अपने दोस्तों में, ARY के पुराने दोस्त, मेरे अभी के दोस्त, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो पढ़े लिखे भी हैं, इनसे ज़्यादा समझदार होंगे, वो साल में 45 लाख रुपया कमाते नहीं हैं। जो इन्होंने एक दिन में उड़ाया है एक जोड़ा, और शायद एक ही दफ़ा वो जोड़ा पहना जाएगा, और जिसके अंदर लाल जोड़ा था वो दोबारा पहना नहीं जा सकता नॉर्मल हालात में। तो एक दफ़ा चंद घंटों के लिए 45 लाख रुपया लगाया गया। सब्यासाची कोई डिज़ाइनर हैं इंडिया के, उनसे ये जोड़ा मंगवाया गया। इससे पहले 365 न्यूज़ जो शर्जील मेमन साहब का चैनल है, उन्होंने ये डिटेल बताई कि जनाब ये पाकिस्तान में सिर्फ 15 दुल्हनें ऐसी हैं जिन्होंने ये जोड़ा पहना है। मरीम नवाज़ खुद तो दुल्हन नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी इस सब्यासाची का जोड़ा मंगवाया। 4.5 मिलियन रुपीज़ खर्च किए मंगवाने पे। मज़ीद ख़र्चा ज़ाहिरी बात है आया होगा, ये तो सिर्फ जोड़े की प्राइस है। और मालूम नहीं, खैर उनके बेटे की शादी हुई थी, उस वक्त भी उनके जोड़े जो थे वो मौजूद ज़ेरे बहस रहे थे। उस वक्त भी शायद एक जोड़ा उन्होंने सब्यासाची का पहना था। इंडियन डिज़ाइनर उनको बड़ा पसंद है, मुंबई बेस्ड ये डिज़ाइनर हैं। उनका जोड़ा मालूम नहीं मंगवाया इन्होंने कैसे, खैर दे आर कनेक्टेड, तो ये मंगवा सकती हैं। उस वक्त भी इनको शौक़ था शायद दुल्हन से बेहतर नज़र आने का, आज भी शायद वही शौक़ था कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन रहूँ, तो वो लाल जोड़ा और जरी गोटे का काम था। ये हमारे गरीब मुल्क की CM हैं,
मैडम सीएम हैं, जिनको कल फैसल अमीन साहब ने DJISPR पे तंज करते हुए कहा था कि आपकी फेवरेट टिकटॉकर सीएम है, ये हमारे मुल्क के हुक्मरान हैं। खर्चा वो कर सकती हैं, ज़ाहिर बात है, पहनना चाहिए, लेकिन ये रिप्रेजेंट करती हैं गरीब मुल्क को, गरीब मुल्क के गरीब सूबे की गरीब आवाम को, जहाँ पर वो 45-45 लाख का जोड़ा पहनती है। इसमें सिर्फ यही बात काबिल गौर है कि चंद घंटों के लिए इतना पैसा होना चाहिए आपके पास भी कि 45 लाख का जोड़ा पहन के उसके बाद अलमारी में बंद कर दें, दोबारा उसको दिन की रोशनी देखना नसीब ना हो। जबकि दूसरी तरफ आपकी 90% आवाम जो है वो साल में 45 लाख कमाती ना हो, 10 करोड़ लोग आपके मुल्क में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हों, वो 500 रुपये का जोड़ा लेने के काबिल ना हो। ऐसे में हमारे हुक्मरानों की ये याशी सूट तो करती ही है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ज़िंदगी रही तो अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा कुछ टॉपिक्स के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।